हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं संसाधन एवं विकास क्लास 10th का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का। तो चलिए शुरू कर। ठीक है, देखिए, पहला है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं को जो भी वस्तु पूरा करता है ना, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने वाली जितने भी जो है वस्तुएं हैं, वो संसाधन कहलाती है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि मानव जो है वो भी एक संसाधन है, क्योंकि ये भी जो क्या है, दूसरे मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल की तरह मदद से जो है समझाया है। भौतिक पर्यावरण, ये प्रकृति बताया है। जैसे मानव जो है क्या होगा, एक प्रौद्योगिकी होगा, एक संस्थाएं होगा, या फिर एक प्रकृति होगा। ठीक है, तो हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे जो है डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम जो है संसाधन के बारे में दिया हुआ है। इससे पहले है जो है अभी ये डिस्कस कर लेंगे कि एक है ना, डिस्कस कर लेंगे कि रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति की प्रौद्योगिकी संस्थाएँ हैं जो पारस्परिक रूप से या क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा ही प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपनी आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाएं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्रकृति को उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब मानव भी क्या है, संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, वो पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधन के परिवर्तित करता है और उन्हें प्रयोग करते हैं। उन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, सापेक्ष के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो विकास के स्तर के आधार पर। यहाँ जो है उत्पत्ति के आधार पर क्या है, जैव और अजैव। ठीक है, सापेक्ष के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब यहाँ देखेंगे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए समझेंगे। देखिए यहाँ प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, संसाधन को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में भी नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। ठीक है, और मानवीय जो है यहाँ पे नवीकरण योग्य को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ देख सकते हैं सतत और जैव को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक वनस्पति, एक वन्यजीव। ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो अनवीकरणीय को है दो भागों में बांटा गया है, एक पुनःचक्रीय, एक होता है अचक्रीय। और मानवीय को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक संरचनाएं एवं संस्थाएँ, मात्रा एवं गुणवत्ता। इस तरह से बांटा गया है। चलिए आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, देखिए संसाधन का विकास। तो संसाधन का विकास किस तरह से हुआ वो देखेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए, ठीक है, अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति के निःशुल्क देन है। ठीक है, संसाधन प्रकृति के निःशुल्क देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई है। क्या पैदा हो गई है? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का ह्रास हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो है अपने लालच के कारण क्या हुआ, संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो अगर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेगा संसाधन का, तो किसी को न किसी को उसकी कमी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। जिससे समाज में दो हिस्से, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया। अब देखिए, एक है अमीर, ठीक है, और एक है गरीब। तो अमीर के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो उसको संसाधन ज़्यादा है, और गरीब के पास चूँकि पैसा नहीं है तो संसाधन कम है। तो कहीं ना कहीं जो है जिसके पास पैसा है उसमें संसाधन की जो है अधिकता है, और जो गरीब है उसमें संसाधन की कमी है। तो एक ही वर्ग के पास जो है संसाधन की आवश्यकता जो है संसाधन की जो उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा है, और गरीब के पास जो है संसाधन की उपलब्धता जो है वो कम है, क्योंकि उसके पास जो है पैसा नहीं है। आगे चलेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे। देखिए संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि।
तो संसाधन का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो भूमंडलीय तापमान में परिवर्तन आ रहा है, ओजोन परत अपक्षय हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण में भी इसका योगदान रहा है, ठीक है। अब देखें इस पॉइंट पर बाद, ठीक है, यहाँ देखिए मानव जीवन की, ठीक है, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। मतलब संसाधन जो है, किसी को ऐसा नहीं है कि संसाधन का उपयोग बहुत ज़्यादा करता है और किसी को जो है संसाधन की यहाँ तक कि उसकी मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है, मतलब जो कम से कम उसकी जो आवश्यकता है वो भी पूरी ना हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी पर भविष्य खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग का योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है लगातार, ठीक है। सतत मतलब होता है लगातार। तो अगर हम किसी संसाधन का प्रयोग जो है अगर हम ज़्यादा मात्रा में करें तो किसी को जो है, किसी पीढ़ी को उसकी कमी झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए संसाधन का वितरण जो है वो समान होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये क्या सम्मेलन है, यहाँ पे सम्मेलन क्या है देखेंगे। 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। एजेंडा 21, अब एजेंडा 21 क्या है समझेंगे। देखिए यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास सम्मेलन में के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन क्या है समझेंगे। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, वहीं पर और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरफ संसाधन की कमी है। कुछ देश प्रदेश में जो है संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे ही प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन जो है की अत्यधिक कमी है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले प्रचुर भंडार है। क्या क्या याद रखिएगा, कौन कौन सा राज्य है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है, वहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय स्तर पर संतुलित संशोधन नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, मतलब स्टेप्स है। देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधन की पहचान पर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना, संसाधन का गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी प्रयास किया गया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो है 5 साल के बाद जो है वो आती है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता
एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, अभी किसी क्षेत्र का जो विकास है उसके लिए संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है। ठीक है, संसाधन नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। उसके बाद तंत्ररूपी परिवर्तन के अभाव में मात्रा संसाधन की, ठीक है, संसाधन की क्या हो जाएगी, देखिए संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। क्या आप संसाधन परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, संसाधन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति कौन कौन से कारण बताएं? ठीक है, चलिए उपनिवेश का इतिहास में हमें बताने का, उपनिवेश के इतिहास में हम बताते हैं कि उपनिवेश के संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहा है। उपनिवेशनकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन का शोषण किया, उन पर अपने आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने उनका सबका अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधन का संरक्षण, देखिए इस संसाधन संरक्षण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधन किसी भी तरह के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन के विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधन का संरक्षण बहुत ही नेताओं और चिंतकों ने चिंता का विषय रहा है। ठीक है, उदाहरणार्थ, ठीक है, गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए, ठीक है, ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति का आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर वे अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पन्न उत्पादन के पक्षधर थे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैदानी भाग जो है 43% है ये वाला, ठीक है, पर्वत वाला भाग जो है 30% है और पठार वाला भाग जो है वो 27% है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर व्यक्ति के तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी ने दर्शन के बारे में एक फिर से पुनरावृत्ति की और 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण की मूलधार योगदान किया। इस रिपोर्ट के सतत कोष ने विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा किया गया। भू संसाधन, ठीक है, भू संसाधन, देखिए भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं और इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि के विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ और जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, परंतु पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग विस्तृत है। ये कुछ बारहमासी नदियाँ के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 70% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का है अपार संचय कोष है। ठीक है, संचय कोष है। आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ भू उपयोग, तो भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित रूप से किया जाता है। पहला तो है वन के लिए,
कृषि के लिए उपलब्ध भूमि, इसमें बंजर और कृषि योग्य भूमि है और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। परत भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, इसमें स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के लिए अधीन भूमि, ठीक है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, वह प्रतिभूमि। प्रतिभूमि जो है वर्तमान प्रति, ठीक है। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति और शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो भूमि जिस पर फसलें उगाई गई काटी जाती है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से छोड़ दिया जाता है तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाती है, ठीक है। सकल कृषित क्षेत्र कहलाती है। अब देखेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो है वो सारा इनपुट डेटा है। इस डेटा को आप देख सकते हैं, ठीक है। इस डेटा को आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस डेटा को आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भारत में भू उपयोग प्रारूप, ठीक है। भारत में जो है भू उपयोग प्रारूप देखेंगे तो भू उपयोग को निर्धारित करने के लिए तत्व भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार के मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग में ही भू उपयोग आंकड़ा उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में भूमि क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अतिरिक्त क्षेत्रों की भूमि उपयोग का संरक्षण भी नहीं हुआ, ठीक है। इधर देखिए स्थायी चारागाह के अंतर्गत भूमि कम हुई है और पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसका क्या परिणाम होगा। वर्तमान में प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि अनुपजाऊ हैं और इन फसलों में उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनका 1 या 2 बार बोया जाता है। इससे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है और तभी भारत में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 54% हिस्से पर भी खेती हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत भी विभिन्न राज्य में भिन्न है। पंजाब और हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती हो गई है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है, मतलब खेती होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है। एक पॉइंट और है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपरी भूमि और निचली भूमि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको हम पार्ट वाइज वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा। ये जो है सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो जो है हम इससे दूसरा या तीसरा वीडियो बना के जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। ताकि एक चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर हम बनाने जाएँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।